हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। प्यार और तकरार। अरमान के चेहरे पर एक चीज से भरी हुई मुस्कान बिखर गई। शैतान कहीं के। कनिका मन ही मन बोली। अरमान ने कनिका को अपनी गोद से तब तक नहीं हटने दिया जब तक कि उसने पूरा खाना नहीं खाया। कनिका ने बीच बीच में काफ़ी बार कोशिश की कि वो उसकी गोद से हटकर बैठ जाए या अपने हाथों से खुद खा ले, लेकिन अरमान ने उसे खाने को छूने तक नहीं दिया। उसने अपने ही हाथों से कनिका के मुंह में एक एक निवाला डाला। कनिका के लिए अरमान का ये पागलपन बिल्कुल ही व्यर्थ था। उसने आज तक किसी को भी इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा था। खाना खत्म करने के बाद अरमान ने टिश्यू पेपर से कनिका के मुंह को अच्छी तरह साफ किया। वो किसी छोटे बच्चे की तरह कनिका को ट्रीट कर रहा था। मैं हाथ धोकर आ रहा हूँ, जब तक हाथ न धोकर आऊँ तब तक सोना मत, अरमान ने कनिका को एकटक देखते हुए कहा। कनिका को अरमान के लहजे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अरमान कनिका को धमकी दे रहा हो। कनिका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अरमान अपनी बात कहकर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद कनिका ने गुस्से से बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। समझता क्या है ये खुद को, मुझे पागल समझ रखा है क्या, सनकी कहीं का। इसकी मुस्कान ही सोचने पर मजबूर कर देती है। पता नहीं हर वक्त क्या चलता रहता है इसके दिमाग में, इस भेड़िए की। कनिका अपने दांत पीसते हुए बोली। अंदर वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। कनिका को अरमान की कही गई बात याद आने लगी। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, मैं सोने के लिए तुम्हारी परमिशन का इंतजार नहीं कर सकती अरमान मल्होत्रा। यह कहते हुए कनिका ने ब्लैंकेट उठाया और अपने आप को ढकते हुए बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अरमान को बुरा भला कहते हुए सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अरमान के साथ एक बेड पर सोना उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर वो अरमान के कहे मुताबिक भी नहीं चल सकती थी, इसलिए वो सोने का नाटक करने लगी। करीब 10 मिनट बाद वॉशरूम से अरमान बाहर आता है। अरमान टॉवल से अपना चेहरा साफ कर रहा था। उसने टॉवल एक तरफ रखते हुए जब बेड की तरफ देखा तो कनिका बेड पर सो चुकी थी। हालांकि कनिका सोई नहीं थी, पर अरमान को यही लग रहा था कि कनिका सो गई है। अरमान ने जब कनिका को सोते हुए देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक ही चेंज हो गया। उसका चेहरा गुस्से से गंभीर हो चुका था। अरमान कनिका के पास आया और उसकी बाह को उसके चेहरे से हटाते हुए कनिका के चेहरे को देखता है। कनिका सोते हुए बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। अरमान कनिका को गुस्से से उठाना चाहता था, लेकिन कनिका का इतना मासूम चेहरा देखकर अरमान का मन बस उसे देखते रहने का कर रहा था। अरमान का सारा गुस्सा कनिका को देखते ही हवा की तरह गायब हो गया था। अरमान कुछ देर खामोशी से कनिका को देखता रहा, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर उसे आगे की तरफ खिसकाते हुए खुद उसकी जगह पर लेट जाता है। कनिका भले ही नींद का नाटक कर रही थी, पर वो अरमान की सारी हरकतें देख रही थी और अरमान की छुअन से उसके शरीर में जो सिहरन पैदा हो रही थी वो उसे रोकने की तमाम कोशिश कर रही होती है। अरमान ने कनिका के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसके ओठों पर अपने ओठ रख दिए। अरमान कनिका के ओठों को बड़े ही शिद्दत के साथ चूम रहा था। अरमान की ओठ कनिका के ओठों को कसकर अपने नीचे दबाए हुए था। अरमान कनिका को भले ही शिद्दत के साथ किस कर रहा था, लेकिन उसका किस काफ़ी सॉफ्ट था ताकि कनिका को कोई दर्द ना हो। कनिका की सांसें जब तेज होने लगी तो अरमान उसे दूर हट गया। कनिका ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली। कनिका को अब अरमान के पागलपन से और भी ज़्यादा डर लग रहा था। अरमान ने कनिका की फड़फड़ाती पलकों को नोटिस कर लिया था। यह देखकर अरमान के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। अरमान ने कनिका के ओठों को एक बार दोबारा अपने ओठों से स्पर्श कराया और फिर उसके माथे को चूमकर कनिका को अपने सीने से लगा लिया। ये मेरी बात ना मानने की सज़ा थी, और अगर आगे कभी तुमने मुझसे होशियारी करने की कोशिश की तो मैं सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकूंगा, मिसेस कनिका अरमान मल्होत्रा। अरमान ने कनिका के नाम को बहुत ही जोर देते हुए कहा, जैसे वो बताना चाहता हो कि कनिका पर अब सिर्फ उसका ही हक है। कनिका ने अपनी नज़रें उठाकर अरमान के चेहरे की तरफ की।
अरमान ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। कनिका उसके चेहरे को देखते हुए अपने दांत पीसकर गुस्से से धीमी आवाज में बोली, सनकी कहीं का। अगली सुबह मल्होत्रा पैलेस हॉल में बैठकर मीरा और साक्षी जी आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी प्रियंका अपने रूम से निकलकर वहां आती है। वो अभी भी नींद में थी। कल रात में वो देर से घर आई थी। तब तक सब सो चुके थे। वो रात में बेहद नशे में थी, इसलिए उसे कुछ होश भी नहीं था। सुनीता, एक गिलास नींबू पानी लाना, प्रियंका ने सोफे पर पसरते हुए बोली। मीरा और साक्षी जी ने प्रियंका को देखी, फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। प्रियंका की हरकतों से घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन अरमान का कुछ ज़्यादा ही प्रियंका पर प्यार होने की वजह से कोई भी प्रियंका को डांटता तक नहीं या फिर उसे कुछ नहीं कहता था, जिसकी वजह से प्रियंका अपने मन मुताबिक ही काम किया करती थी। सुनीता ने प्रियंका को जूस का गिलास देती है। प्रियंका अपने मोबाइल पर स्वाइप कर रही थी। तभी अचानक उसने मीरा और साक्षी जी की तरफ देखी। दादी, बुआ, मीरा, देखिए क्या, शादी तो डेस्टिनेशन वेडिंग है ना, तो घर को इतना क्यों सजाया गया है। और मीरा दी की शादी तो इस हफ्ते में है, पर घर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दी की शादी आज ही होने वाली है। प्रियंका ने जूस का घूंट भरते हुए कहा, ये तैयारियां मीरा की शादी के लिए नहीं हैं। साक्षी जी ने शांत लहजे से बोली। प्रियंका साक्षी जी की बात सुनकर हैरान थी। उसने मीरा और साक्षी जी के चेहरे को देखते हुए बोली, तो फिर किसके लिए है? कोई और फंक्शन होने वाला है क्या? तुम्हें क्या करना है जानकर? तुम तो वैसे भी घर पर नहीं रहती, तुम्हें तो अपनी अय्यासियों से ही फुर्सत नहीं है। साक्षी जी ने ताना मारते हुए कहा, ओहो दादी बुआ, मैं कोई अय्यासी नहीं करती, मैं तो ज़िंदगी के मज़े लेती हूँ और ये हमारे एंजॉय करने का टाइम ही है। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं एक बंद कमरे में बैठी रहने और वो मिडिल क्लास टाइप लड़कियों की तरह अपनी शादी के सपने बुनती रहूं और घर के काम संभालूं? प्रियंका ने मुंह बनाते हुए कहा, कल रात तुम घर कब आई थी? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है घर पर क्या हो रहा था? तुम्हारे भाई ने शादी कर ली है, साक्षी जी ने गंभीर होकर कहा। प्रियंका ने जैसे ही साक्षी जी की बात सुनी तो उसके मुंह से सारा जूस बाहर निकल जाता है। वो आंखें फाड़े हैरानी से कहती है, व्हाट? वहीं दूसरी तरफ अरमान के रूम में सुबह जब कनिका उठी तो उसने पाया कि अरमान उसे कसकर पकड़े हुए था। रात से लेकर अभी तक अरमान ने कनिका को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। वो किसी बच्चे की तरह कनिका को अपनी बाहों में लपेटकर सो रहा था। कनिका ने टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। जब से उसने बिजनेस में कदम रखा था तब से उसे जल्दी उठने की आदत थी, पर आज वो देर तक सो रही थी और अब जब उसे उठना था तो अरमान उसे पकड़कर सो रहा था। जहाँ कनिका को जल्दी उठने की आदत थी तो वहीं अरमान को देर तक सोने की आदत थी। कनिका पलटकर अरमान के चेहरे की तरफ देखती है। अरमान सोते हुए बेहद मासूम लग रहा था। कनिका ने अरमान को पहली बार इतनी करीब से देखी थी। सच में अरमान बेहद हैंडसम था। कनिका एक पल के लिए तो अरमान के चेहरे में खो गई। उसे खबर ही नहीं रहा कि वो अरमान को ताड़ रही है। जब अरमान ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया तब कनिका उसने अपनी नज़रें अरमान के चेहरे से हटाए और अरमान के हाथ की तरफ देखी। अरमान नींद में था, पर फिर भी उसने कनिका को कसकर पकड़ लिया था। शायद अरमान को नींद में ही कनिका के जागने की आहट हो गई थी। रात भर से बाहों में लेकर लेटा हुआ है, अब छोड़ेगा भी या नहीं? कनिका गुस्से से नाक फुला के गहरी सांस लेकर बोली। कनिका ने जैसे तैसे करके खुद को अरमान की पकड़ से खुद को छुड़ाई और इसी बीच वो बेड से नीचे भी गिर गई। कनिका के बेड से नीचे गिरते ही अरमान की नींद भी खुल गई। कनिका अभी भी अपनी कमर पकड़कर बैठी थी कि तभी अरमान तुरंत उठकर कनिका के पास आ गया। कनिका की आंखें बंद थी। तभी उसे एहसास हुआ कि अरमान ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा है। इस तरह नीचे उतरने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कह देती कि तुम्हें नीचे उतरना है, पागल लड़की। सुबह सुबह खुद को चोट लगवा ली ना। तुमसे कहा था खुद का ख्याल रखना। तुम्हें जरा भी खरोच नहीं आनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यह कहते हुए अरमान ने कनिका को अपनी बाहों में उठाकर उसे बेड पर बैठा दिया। कनिका को इतनी चोट नहीं आई थी, वो संभल गई, पर इससे पहले वो खुद खड़ी होती या अरमान से कुछ कहती, अरमान ने उसे डांटना शुरू कर दिया।
अरमान ने ड्रॉर से ऑइंटमेंट निकाली और कनिका की कमर पर लगाने को हुआ तो कनिका पीछे हट गई। कनिका ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ की और अरमान से बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये लगाओ पहले फिर बात करो। अरमान ने कनिका की तरफ ऑइंटमेंट करते हुए बोला। कनिका ने उसके चेहरे को देखा और गुस्से से बोली, जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं ये क्यों लगाऊं? मैंने बोला ना लगाओ। अरमान ने भी जिद करते हुए कहा, मुझे नहीं लगाना। कनिका अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि अरमान ने कनिका की बाँह पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। कनिका घुटने मोड़कर बेड पर ही खड़ी हो गई। अरमान और कनिका की नज़रें एक दूसरे को देख रही थी। कनिका के चेहरे पर हैरानी थी तो अरमान के चेहरे पर गुस्सा। बार बार बात दोहराने की आदत मुझे बिल्कुल भी नहीं है। जब एक बार अगर मैं कुछ कहता हूँ तो तुम्हें सिर झुकाकर और मुंह पर उंगली रखकर मेरी बात माननी होगी। अरमान ने अपनी पकड़ कनिका की बाहों में कसकर करते हुए कहा, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ जो सिर झुकाकर और मुंह पर उंगली रखकर बात मानूंगी। जिस तरह भगवान ने तुम्हें 2 आंखें, 2 मुंह और 2 हाथ दिए हैं, उसी तरह मुझे भी भगवान ने सब कुछ दिया है। मैं अपने हिसाब से चीज़ें करती हूँ। किसी की गुलामी करना मेरे वजूद का हिस्सा नहीं। कनिका ने अपने आप को अरमान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। अरमान ने कनिका की बाहों को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि अब कनिका को बहुत तेज दर्द हो रहा था। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे डैड को सड़क पर लाकर खड़ा करवा दूंगा। अरमान ने बेहद गंभीरता के साथ कहा। उसके लफ्जों में भले ही गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखों में कनिका के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी, जिसे कनिका फिलहाल नहीं देख पा रही थी। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? कनिका ने अरमान की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे खुद को बेहतर तरीके से समझाना नहीं आता, और याद रखो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। कनिका बोली, ये भलाई नहीं ज़बरदस्ती है। जब मैं ऐसा नहीं करना चाहती तो तुम क्यों कर रहे हो? मेरी मोहब्बत जताने के बहुत तरीके हैं और तुम सच में बेहद खुश नसीब हो जो तुम मेरे हर किरदार से मुलाकात कर रही हो डियर वाइफी। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा और ऑइंटमेंट ज़बरदस्ती कनिका के हाथों में रख देता है। कनिका ऑइंटमेंट को फेंकने वाली होती है कि तभी अरमान ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, ना ना ना, ये गलती मत करना, अभी लगाने को कह रहा हूँ, इस बार दोबारा कहूँगा नहीं, बल्कि तुम्हारे कपड़े उतार कर खुद लगा दूंगा। क्या तुम चाहती हो वाइफी मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देखूं? इतना कहकर अरमान के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। कनिका ने तिरछी नजरों से अरमान के चेहरे को देखी। अरमान की मुस्कान से वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई। उसने गुस्से से ऑइंटमेंट ट्यूब को अपनी मुट्ठी में बंद किया और बेड से उतरकर वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। अरमान जाती हुई कनिका को देखकर मुस्कुरा देता है। इधर हॉल में प्रियंका हैरानी से मीरा और दादी बुआ को देख रही थी। वो हैरान होते हुए बोली, ये सब कब हुआ और मेरी भाभी कौन है? मीरा और साची जी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रियंका उन दोनों के चेहरे के भाव देखकर बिल्कुल हैरान थी। उसने दोबारा कहा, आप दोनों इस तरह मुंह क्यों बना रहे हैं? बताएं आखिर कौन है मेरी भाभी और भाई? एक रात के अंदर शादी कैसे कर सकते हैं बिना किसी को कुछ बताए? अचानक से आखिर बात क्या है? वो लड़की कौन है जिसके लिए भाई किसी को बताना या रुक नहीं सकते थे? प्रियंका का इतना सवाल सुनकर मीरा और साक्षी जी दोबारा एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। मीरा ने एक गहरी सांस बाहर छोड़ी और प्रियंका की तरफ देखते हुए बोली, अभी वो नीचे आएगी तब तुम खुद ही देख लेना। इतना कहकर मीरा सोफे से उठ खड़ी हुई। उसने साक्षी जी की तरफ देखते हुए बोली, दादी माँ, आज मुझे विनय के साथ शॉपिंग पर जाना है। अगले हफ्ते शादी है और मेरे इन लॉज चाहते हैं कि मैं और विनय एक साथ शादी की शॉपिंग करें। साक्षी जी बोली, ठीक है बेटा, तुम रेडी हो जाओ, हम सुमित्रा को बता देंगे कि तुम शॉपिंग पर जा रही हो ताकि वो तुम्हें लेकर परेशान ना हो। मीरा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और अपने रूम की तरफ चली गई। प्रियंका ने एक गहरी सांस ली और साक्षी जी की तरफ देखते हुए बोली, दादी बुआ, आप तो बताएं। दी तो नहीं बता कर गई, पर आप तो बता सकते हो ना, आखिर मेरी भाभी कौन है और भैया ने अचानक ये शादी कैसे कर ली? क्या आपको भी इस बारे में कुछ पता नहीं था? साक्षी जी ने प्रियंका की तरफ देखकर अपनी गर्दन नामे हिला दी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
प्रियंका सोफे से खड़े होते हुए बोली, ठीक है, आप भी मत बताएं, मैं खुद ही जाकर भाभी से मिल लेती हूँ। प्रियंका ने अभी 2 कदम बढ़ाए ही थे कि साक्षी जी बोली, अरमान ने किसी को भी रूम की तरफ आने से मना किया है। उसने कहा है कि वो खुद नई बहू को लेकर नीचे आएगा। अगर आप उनकी डांट सुनना चाहती हैं तो बेशक जा सकती हैं। साक्षी जी की बात सुनकर प्रियंका के पैर वहीं रुक गए। उसने पलटकर साक्षी जी के चेहरे की तरफ देखी, पर साक्षी जी अपना पल्लू संभालती हैं और एक नज़र प्रियंका को देखती हैं और फिर अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। प्रियंका ने अपना पैर जोर से फर्श पर मारा और गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, यही वजह है कि मुझे घर पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। घर वाले सभी कितना वियर्ड बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की बेटी ही नहीं हूँ। भाई भी पता नहीं किसे अपनी पत्नी बनाकर लाए हैं। हे भगवान, कोई भी हो लेकिन ऐसी वैसी लड़की ना हो। कहीं कोई सड़क छाप, नो नो गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। कोई सड़क छाप लड़की मल्होत्रा खानदान की बहू नहीं बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ रूम में कनिका तैयार होकर वॉशरूम से बाहर निकलती है। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था और हाथ में टॉवल पकड़कर वो अपने बालों को सुखाने की कोशिश कर रही थी। रेड कलर की डिजाइनर नेट की साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वहीं काउच पर बैठा अरमान अपने ऑफिस का काम कर रहा था। वॉशरूम से बाहर निकलते ही अरमान की नज़र कनिका पर पड़ती है। कनिका का पूरा ध्यान अपने गीले बालों को सुखाने पर था। अरमान कनिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। कनिका ने जब अपने ऊपर अरमान की नज़र को महसूस की तो उसने तुरंत ही अरमान की तरफ तिरछी नज़रों से देखना शुरू कर दिया, पर अरमान ने अपनी नज़रें कनिका के ऊपर से नहीं हटाई। वो उसे लगातार देखे जा रहा था। गुस्से में कनिका ही अरमान से नज़रें हटाकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ जाती है। कनिका ने अपने बाल बनाए और नई दुल्हन की तरह सारे श्रृंगार करने लगी। उसकी मांग में लगा सिंदूर उस पर बहुत गजब ढा रहा था। कनिका के गले का मंगलसूत्र और हाथ की चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। गोरे रंग पर लाल साड़ी उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा निखार रही थी। अरमान तो अपनी वाइफी की इतनी खूबसूरती देखकर जैसे अपनी नज़रें हटाना ही भूल गया था। कनिका तैयार हुई और एक नज़र अरमान के चेहरे की तरफ देखती है। अरमान अभी भी उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। ना जाने क्यों पर अरमान की इस मुस्कान से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। खड़ी होकर डोर की तरफ बढ़ जाती है। वो अभी डोर ओपन करने के लिए हाथ बढ़ाई ही थी कि तभी अरमान की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, रुको, दरवाज़ा मत खोलना। कनिका ने अरमान की बात सुनकर पलटकर जैसे ही देखी तो अरमान बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा था। कनिका अरमान को अपने इतने पास देखकर बिल्कुल हैरान थी। अभी तक तो वो काउच पर बैठा था, फिर अचानक कनिका के इतने पास कैसे आ गया। कनिका अपने ही बड़ी बड़ी आंखों से उसे हैरानी से देख रही थी। कनिका की सांसें ऊपर नीचे हो रही होती है। आप यहाँ? कनिका अटकते हुए बोली। अरमान ने कनिका के चेहरे की तरफ देखा, फिर उसके साड़ी का पल्लू उठाकर कनिका के सिर पर रखकर उसे घूंघट करते हुए बोला, तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं, इसलिए आज से हमेशा ये घूंघट तुम्हारे चेहरे पर रहना चाहिए। गलती से भी इस घूंघट को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश मत करना, ओके वाइफी? ये कहते हुए अरमान कनिका को एकटक देख रहा था। कनिका ने अपने घूंघट को पकड़ा और गुस्से से उसे नीचे खींचते हुए अरमान को देखते हुए मन ही मन बोली, फूटी किस्मत जो आपसे शादी की। काश किसी शैतान या भूत या भिखारी से शादी की होती तो भी इतना टॉर्चर नहीं मिलता जितना आपसे शादी करने पर मिलने वाला है। अरमान वापस काउच की तरफ आ जाता है। कनिका अभी भी अरमान को देख रही थी। अरमान ने कनिका की तरफ देखते हुए कहा, भूत भिखारी वाली इच्छा भी तुम्हारी बहुत जल्दी पूरी होगी। तुम मान सकती हो कि मैं ही तुम्हारी ज़िंदगी का भिखारी हूँ। ये बोल वो हमेशा की तरह मुस्कुरा दिया। अरमान जब मुस्कुराता था तो उसके गालों पर डिम्पल पड़ते थे जो दिखने में बहुत ही क्यूट लगते थे। अरमान का हैंडसम सा चेहरा डिम्पल की वजह से और भी ज़्यादा क्यूट लगने लगता था। कहीं ना कहीं कनिका का दिल भी अरमान की इतनी खूबसूरती देखकर जोरों से धड़कने लगता था। अरमान के मुंह से ये बात सुनकर कनिका अपना मुंह खोलकर हैरानी से अरमान के चेहरे को देखने लगती है। साक्षी जी ने अपने रूम से बाहर आ रही होती हैं, साथ ही सुमित्रा जी भी थी। तभी दोनों को सामने से आती हुई कनिका दिखाई देती है। कनिका के चेहरे पर लंबा घूंघट लगा हुआ था।
कनिका को इस हाल में देखकर दोनों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। कनिका ने इतना लंबा घूंघट पहली बार लगाया था। उसे घूंघट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और साथ ही उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना पढ़ा लिखा और अमीर खानदानी का लड़का होने के बावजूद भी अरमान की सोच कितनी पिछड़ी हुई थी। पता नहीं इस घूंघट में मेरा क्या हाल होगा। मुझे तो खुली आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। इस घूंघट में क्या ही दिखाई देगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। कनिका मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोल रही थी और चली जा रही थी। तभी अचानक उसका पैर उसकी साड़ी में फंस जाता है और वो गिरने वाली होती है। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। ओ गॉड, मर गई अब तो मैं, वो मन ही मन बोली। बेटा कनिका, संभाल कर। तभी साक्षी जी ने कनिका को संभालते हुए बोली। कनिका ने महसूस किया कि वो गिरने से बच गई है। वो आंखें खोलकर देखी तो सामने साक्षी जी थी। साक्षी जी और सुमित्रा जी कनिका को देख रहे थे। कनिका ने तुरंत अपने आप को संभाला और अपने घूंघट को संभालते हुए बोली, आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। पर बेटा, आपको इतना लंबा घूंघट लगाने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप सहज नहीं हैं तो मत लगाएं। साक्षी जी ने कनिका की तरफ देखते हुए बोली, नहीं दादी बुआ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गई थी। वो कभी साड़ी नहीं पहनी है और घूंघट भी पहली बार लगाया है, तो मुझे इन सब कपड़ों का एक्सपीरियंस नहीं है। कनिका ने सफाई देते हुए बोल रही थी, पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपको ये सब पहनने की ज़रूरत नहीं है बेटा। सुमित्रा जी ने बड़े ही प्यार से कनिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। पर अरमान जी ने कहा कि मुझे ये घूंघट पहनना होगा क्योंकि आपकी फैमिली में ये सब पहनना कंपलसरी है। कनिका ने इतना ही बोली थी कि तभी किसी की जानी पहचानी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, हमारी फैमिली भाभी, अब ये फैमिली आपकी भी है और अब तो आपको यही सब पहनना होगा भाभी। कनिका ने नजरें उठाकर सामने देखी तो सामने प्रियंका थी। कनिका ने घूंघट लगाया हुआ था, इसलिए प्रियंका कनिका का चेहरा नहीं देख पा रही थी। लेकिन कनिका ने जब प्रियंका को अपने सामने देखी तो गुस्से से कनिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली। और भाभी, आपने राजपूती ड्रेस नहीं पहनी? नई दुल्हन का हमारी खानदानी ड्रेस पहनना जरूरी है, क्या भाई ने आपको बताया नहीं? सभी प्रियंका की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। सुमित्रा जी बोली, वो सब बहू मुँह दिखाई के वक्त पहन लेगी, तुम जाकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। पर मैं तो भाभी को देखने आई थी। ये कहते हुए प्रियंका ने जैसे ही कनिका के घूंघट की तरफ अपना हाथ बढ़ाई, तभी अचानक से ही अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रियंका ने अपने हाथ की तरफ देखी, फिर अरमान के चेहरे की तरफ देखने लगी। अरमान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सभी अरमान को हैरानी से देख रहे थे। वहीं कनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अरमान अचानक से वहाँ पर कहाँ से आ गया। ये अचानक से यहाँ कैसे आ गया? क्या ये पहले से ही यहाँ पर था, पर मैंने तो देखा नहीं। ये हवा की तरह कहीं से भी प्रकट कैसे हो जाता है? ये घर सच में घर है या भूतिया जंगल? कनिका मन ही मन अपने आप से कह रही थी, भाई मुझे भाभी को देखना है, मेरा हाथ छोड़िए। प्रियंका ने अरमान के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, तुम नहीं देख सकती, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को कोई भी देखे। अरमान ने इतना कहकर एक झटके के साथ उसका हाथ छोड़ दिया। पर भाई, अभी मुंह दिखाई के लिए। प्रियंका इतना ही कह पाई कि इतने में ही अरमान उसकी बात काटते हुए बोला, मेरी बीवी का मुंह दिखाई नहीं होगी। साक्षी जी और सुमित्रा जी शांत खड़े सब कुछ देख रहे थे, पर अरमान की ये बात सुनकर दोनों हैरानी से अरमान को देखने लगते हैं। पर अरमान बेटा, नहीं बहू की मुंह दिखाई तो ज़रूरी है। जिसको भी मेरी पत्नी के बारे में जानना है वो न्यूज़ देख ले। मैं अपनी बीवी को 100 पीस बनाकर लोगों के सामने नहीं ले जा सकता, इसलिए कोई मुंह दिखाई नहीं होगी। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अरमान ने सभी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। अरमान के ऐसे फैसले को सुनकर सभी हैरान जरूर थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अरमान किसी की सुनने वाला भी नहीं था। तभी अरमान कनिका की तरफ पलटते हुए कनिका से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम आज मेरे लिए अपने हाथों से खीर बनाओ। ऑफिस जाने से पहले मैं तुम्हारे हाथ की खीर खाकर जाऊँगा। कनिका ने चुपचाप अपना सिर हाँ में हिला देती है और प्रियंका के पास से होकर नीचे की तरफ चली गई। अरमान भी चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं प्रियंका ने जाती हुई कनिका को देखी, फिर पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ चली गई।
सुमित्रा जी ने साक्षी जी की तरफ देखते हुए बोली, क्या ये लड़की सच में हमारे खानदान के लिए लायक है? मुझे नहीं लगता कि जो लड़की अपने आप को साड़ी में नहीं संभाल पा रही है, वो हमारे खानदान के वारिस को कैसे संभाल लेगी। न जाने अरमान ने इस लड़की में क्या देखा है। साक्षी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं इस बार क्या होगा। जो पिछली बार हुआ है वैसा कुछ ना हो, और आप जरा प्रियंका को संभालिए कहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। जब तक कि देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।